गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत नेशनल पार्क की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और समय समय पर कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। हम लोग जैव विविधता की चर्चा करते हुए कई टॉपिक का डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने IUCN, रेड डाटा बुक, रामसर आर्द्रभूमि, साइट्स, ट्रैफिक, WT, CMS अर्थात माइग्रेटरी स्पीसीज के विषय में बात हुई है और इसके अलावा हम लोगों ने हॉट स्पॉट के विषय में कंप्लीट डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ हमने यह भी देखा है कि किस प्रकार से संरक्षण हम कर सकते हैं, अर्थात संरक्षण के कुछ मैकेनिज्म हैं जिसके द्वारा किसी भी स्पीसीज का हम संरक्षण सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। उसमें भी कुछ इन सीटू मैकेनिज्म के तहत आते हैं और कुछ एक्स सीटू मैकेनिज्म के तहत आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संरक्षण के मेथड भी हैं जहां पर इन सीटू और एक्स सीटू दोनों मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य। लेकिन बहुत से ऐसे भी प्राकृतिक प्रदेश हैं जहां पर देखा जाए पर्यावरणीय समस्याएं इतनी विकट रूप में पहुंच चुकी हैं कि उनका संरक्षण किसी एक मैकेनिज्म से संभव नहीं था, अर्थात वहां पर संरक्षण की सर्वोत्तम विधियों का मैक्सिमम प्रयोग करने के लिए हम लोग उस क्षेत्र को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करते हैं, अर्थात उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी वहां का स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल, तीनों का संरक्षण सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है। ये कुछ प्रमुख विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। अब इसी में हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं जो इन सीटू मैकेनिज्म के अंतर्गत आने वाला पहला संरक्षण का मैकेनिज्म है, वो है नेशनल पार्क। क्या है? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो हम समझते हैं कि किस प्राकृतिक प्रदेश को हम लोग नेशनल पार्क कह सकते हैं, और यदि उसको हमने नेशनल पार्क कहा तो वहां पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो वर्जित हैं और कौन कौन से कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। साथ में हम यह भी समझेंगे कि नेशनल पार्क के संबंध में कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो हमको याद होना चाहिए, अर्थात कितने नेशनल पार्क हैं, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। इस प्रकार से बहुत से यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसकी भी चर्चा हम लोग इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं कि नेशनल पार्क जो होता है इसकी क्या विशेषता होती है, किसको हम नेशनल पार्क के दायरे में रखते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल पार्क के विषय में तो कहा गया है किसी भी ऐसे समृद्ध जैव विविधता, अर्थात जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हो, एवं लगभग मौलिक प्राकृतिक आवास अर्थात पूर्णतः नेचुरल चीजें हों, वहां पर कोई आर्टिफिशियल नहीं हो, मौलिक हो, अर्थात वहां की स्थानिक हो। कैसी हो? स्थानिक हो। इसलिए कह रहा है मौलिक प्राकृतिक आवास वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो बेसिक है परिभाषा, कोई यहां पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा घुमाने टहलाने वाला है। फिर भी जो क्षेत्र पारिस्थितिकीय प्राणी जात अर्थात फौना, वनस्पति जात अर्थात फ्लोरा, भू आकृति अर्थात जो वहां का लैंड मास है, तथा जलीय महत्व के हैं तथा जिनकी रक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता महसूस की गई हो, अर्थात वह जो क्षेत्र है वह जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो वनस्पतियां हैं या वहां के जो प्राणी हैं दोनों आवश्यक होते हैं और उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का संकट भी हो, तभी तो संरक्षण हम करेंगे। अगर संकट नहीं हो तो संरक्षण करने का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। तो इसलिए वहां का चाहे स्थल मंडल हो, चाहे जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है।
तो ये इसका बेसिक परिभाषा है। अगर हम बात करें यहां पर कि कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में किए नहीं जा सकते हैं, तो सबसे पहला यहां पर ऐसा कार्य है कि जंतुओं का शिकार, अर्थात जंतु का आप किलिंग नहीं कर सकते हैं, शिकार नहीं करना है, और उनको बंदी भी आप नहीं बना सकते हैं। पहला वर्जित कार्य है, अर्थात आप किसी राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते, उसको बंदी नहीं बना सकते। दूसरा यहां पर है, किसी भी वन्य जीव के आवास को नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात यदि कोई वन्य जीव है तो उसके प्राकृतिक आवास को आप नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। साथ में पौधे का विनाश तथा उसका संग्रह नहीं करेंगे। बहुत से ऐसी वनस्पतियां होती हैं राष्ट्रीय उद्यानों में जो बहुमूल्य होती हैं, तो तस्करी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका लोग क्या करते हैं, उनका कटाव करते हैं। तो इस प्रकार के भी कार्य यहां पर वर्जित हैं, आप नहीं कर सकते। साथ में हथियारों का प्रयोग आप ऐसे किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं कर सकते हैं। हथियार का तात्पर्य किसी भी प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा भी हथियार जिससे वहां का प्राणी जात या वनस्पति जात किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो सकता है, ऐसा कोई भी आप हथियार लेकर के यहां पर नहीं जा सकते। साथ में और भी कुछ तथ्य हैं जो हमको ध्यान में रखना है। यहां पर और बातें ये हैं कि वन्य जंतुओं के अलावा किसी अन्य जानवर से घास चराना पूर्णतः वर्जित है, अर्थात जो वहां के मौलिक पशु हैं वो तो वहां पर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उनके आहार का सोर्स वहां पर विद्यमान है। लेकिन इसके अलावा जो पालतू जानवर हैं, कैसे जानवर हैं, पालतू, जो मवेशी हमारे हैं, इनको वहां पर ले जाकर के चारागाह के रूप में वहां के वनस्पतियों का प्रयोग वर्जित, आप नहीं कर सकते। साथ में अगर देखें तो यहां पर है राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं में परिवर्तन आदि। आप जो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा है इसमें परिवर्तन भी आप नहीं कर सकते हैं अपने से, ये भी वर्जित है, आप ये भी कार्य नहीं करेंगे, ये भी कार्य नहीं करेंगे। साथ में भारत के अधिकांश जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं घने जंगलों से घिरे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जितने यहां पर संरक्षित क्षेत्र हैं ये घने जंगलों से घिरे हुए ही हैं। साथ में यहां पर है कि इन संरक्षित क्षेत्रों से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, अगर ऐसे क्षेत्र का हम कंजर्वेशन करते हैं तो उससे बहुत प्रकार के हमारे लाभ भी संभव हैं, होते हैं। जैसे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है जो वहां के मूल निवासी हैं, अर्थात जो जंगलवासी हैं। साथ में पर्यटन की सुविधाएं भी होती हैं, वहां से भी हमको रेवेन्यू जनरेट होता है। और प्राकृतिक वनस्पतियों का अन्य दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा प्रयोग है, और सबसे ज्यादा प्रयोग तो यही है कि ये वनस्पतियां क्या करती हैं, हमारे वायुमंडल को संतुलित करती हैं, जल चक्र की प्रक्रिया को संपादित करती हैं, जो मृदा अपरदन की दर है उसको रोकती हैं। तो बहुत सारे अनगिनत इसके फायदे हैं जो एक वनस्पति के होने से हो सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग प्रारंभ में ही कर चुके हैं। तो ये सब फायदे यहां पर हो सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। फिर यहां पर है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। किससे परिभाषित होती है, विधान से परिभाषित होती है, अर्थात इसको संवैधानिक एक टेरिटरी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अर्थात हमारी संसद के द्वारा इसकी टेरिटरी को डिफाइन किया जाता है, या संविधान के द्वारा ही हम किसी भी क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए काफी सेंसिटिव ए सेक्शन हो जाता है। इसी प्रकार यहां पर है कि जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, अर्थात जैव विविधता और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। इसका तात्पर्य है कि जो यह आरक्षित क्षेत्र होगा, इस आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम किसी भी क्षेत्र का आरक्षण करेंगे तो उसमें ये स्वतः विद्यमान हो जाएंगे। क्या, इसके संरक्षण से जैव विविधता का भी संरक्षण हो जाएगा, साथ में पेड़ पौधों का संरक्षण हो जाएगा, जीव जंतुओं का संरक्षण हो जाएगा, इसके साथ साथ सूक्ष्म जीवों का समग्र रूप से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है जब किसी भी क्षेत्र को हम राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जीव आरक्षित क्षेत्र
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो भी जीव आरक्षित क्षेत्र होते हैं ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, ठीक, मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं, अर्थात यहां पर किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य भी नहीं किया जा सकता है, ये भी वर्जित है। प्रश्न बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी में से एक पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि राष्ट्रीय उद्यान में यह अलाउ है या नहीं अलाउ है, तो हमको ध्यान में रखना होगा। साथ में अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, अर्थात अभ्यारण्य जो हम बात किए हैं कि कोई वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वहां पर शिकार हो सकता है, लेकिन अनुमति के साथ, बगैर अनुमति के शिकार नहीं हो सकता है। लेकिन चराई और गो पशुओं का आना जाना यहां पर नियमित होता है, ये ध्यान रखना है। जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में एक बेसिक डिफरेंस है। जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पालतू मवेशी को चराना पूर्णतः वर्जित है, लेकिन यहां पर पालतू मवेशी को आप चराने के लिए ले जा सकते, क्योंकि अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य में उतना नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात ज्यादा प्रोटेक्शन राष्ट्रीय उद्यान में है, उससे कम प्रोटेक्शन कहेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य में है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होगी। साथ में और भी यहां पर तथ्य हैं जो हमको ध्यान में रखना होगा, जैसे राष्ट्रीय उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित है, जबकि आपने अभी अभी देखा यहां पर कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यहां पर अनुमति के साथ शिकार कर सकते हैं और पशु चारण भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ये दोनों कार्य पूर्णतः वर्जित है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में अभ्यारण्यों में जो होते हैं मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, अर्थात जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं यहां पर मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में किसी भी प्रकार की मानव जनित गतिविधियां नहीं होती हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि डिफरेंस क्या है एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में। साथ में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर हम देखते हैं कि भारत में टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, जिसकी चर्चा हम लोग कल किए थे इनविस के दौरान, अर्थात जो इनविस की रिपोर्ट है, इस इनविस की रिपोर्ट के अनुसार हमने डिस्कस किया था कि टोटल जो आरक्षित क्षेत्र हैं 998 हैं और इसमें से लगभग 106 हमारे नेशनल पार्क हैं। कितने पार्क हैं? नेशनल पार्क है। इसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है टोटल 106, इसमें से कुछ की यहाँ पर परिभाषाएं या कुछ की जो प्रमुख बातें हैं यह हमारे सामने प्रस्तुत हैं, देखते हैं। और प्रश्न ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। वैसे तो 106 राष्ट्रीय उद्यान को याद करना और करवाना मूर्खतापूर्ण कार्य है, प्रासंगिक नहीं है। हाँ, प्रासंगिक वही होते हैं, हमको समझना चाहिए। बस याद उन्हीं को करना है जो हाल फिलहाल में किसी कारण से चर्चा में रहे हों। इसलिए हमको लगातार जो समसामयिकी की घटनाएं होती हैं उसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेगा। होता है हमारा ट्रेडिशनल प्रश्न, लेकिन उसमें कुछ करंट के मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी है। यहां पर जो है यह नॉर्मल बातें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, लेकिन आपको एग्जाम के दौरान या हाल फिलहाल में जो कुछ प्रमुख घटनाएं किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में घटित होंगी उनको आपको विशेष तौर पर याद करना होगा। जैसे यहां पर है, नॉर्मल बात है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहां पर है, उत्तराखंड में है और 1936 का है। इसी प्रकार अगर हम बात करें इस जिम कॉर्बेट के विषय में, तो जिम कॉर्बेट के विषय में अन्य भी बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। बात यह है कि यहां पर इसकी स्थापना 1936 में हुई है। हैली जो नेशनल पार्क है के रूप में हुई थी इसकी प्रारंभ में स्थापना, अर्थात इसका प्रारंभिक जो नाम था यह था हैली नेशनल पार्क। ठीक, यह उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहां वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, अर्थात जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है वह इसी हैली नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया था। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए।
साथ में यहां पर बात करें अगर उत्तराखंड में स्थित जो जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है में वन्य जीव प्रबंधन हेतु एक यहां पर व्यवस्था की गई है और वो व्यवस्था ये है लघु, क्या है यहां पर बात कर लेते हैं, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र यहां पर उपयुक्त हैं, अर्थात इनकी मॉनिटरिंग और निगरानी प्रणाली के लिए लघु हवाई छायाचित्र का प्रयोग यहां पर किया जाता है, क्योंकि यहां के लोकेशन और एलिवेशन के अनुसार यह उपयुक्त है। साथ में यहां पर बात करें कि जो सबसे लास्ट का राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, या जो सबसे नवीनतम है, लेटेस्ट है वर्तमान में, यह है देहाइंग पटकई। कहां पर है? यह असम में है। तो भारत का सबसे लेटेस्ट वर्तमान में जो नेशनल पार्क है ये है देहिंग पटकई। कहां पर है? आसाम में। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। पहला भी स्पष्ट हो गया और लास्ट भी स्पष्ट हो गया। बीच में बहुत से नेशनल पार्क हैं, उनकी भी चर्चाएं कुछ कुछ हम लोग कर लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत की तो बात हो गई, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, उसका क्या नाम है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो विश्व स्तर पर जो सबसे पहला नेशनल पार्क है उसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है, यह बात करें तो यूएस अमेरिका में आता है। यह विश्व का सबसे पहला स्थापित नेशनल पार्क है और कब का है? 1872 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के व्योमिंग, मोन्टाना और इडाहो राज्य में, जिसकी चर्चा हम लोग स्पष्ट तरीके से ध्यान रखिएगा, हम मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत जब नॉर्थ अमेरिका टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर इस टॉपिक का हमने डिस्कशन किया था, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बस इतना ध्यान रखिए, येलो स्टोन जो नेशनल पार्क है यह विश्व का सबसे पहला नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या देखने को मिलता है? ओल्ड फेथफुल गीजर देखने को मिलता है। ये भी बात हमको ध्यान में रखनी है कि ओल्ड फेथफुल गीजर इसी येलो स्टोन नेशनल पार्क में है। ये बातें हो गई यहाँ के विषय में। साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है? भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है साउथ बटन द्वीप। और यह जो साउथ बटन राष्ट्रीय द्वीप है ये कहां पर है नेशनल पार्क? यह है अंडमान निकोबार में। कहां पर है? अंडमान निकोबार में। इसी प्रकार जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, कौन? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? लद्दाख वाले सेक्शन में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? साउथ बटन द्वीप है, जो कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। साथ में अगर बात करें कि भारत में वैसे कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106 है, जिसमें से सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहां पर विद्यमान है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? टोटल 11 है, 11 है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ आप अगर देखें, इसके बाद आसाम में है, कितने हैं? 7 हैं। उसके पश्चात अगर आप बात करें तो अंडमान निकोबार, केरला, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में जो राष्ट्रीय उद्यान है कितने हैं? 6 हैं। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर कौन है? आसाम। आसाम में कितने हैं? 7। उसके पश्चात 6 राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या आती है। ये बातें हमको स्पष्ट तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि ये परंपरागत तरीके से प्रश्नों में पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी चर्चा हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न प्रासंगिक तरीके से पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? इसकी चर्चा भी हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार देख लेते हैं। ये जो है यह 1981 में, कब? 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और ये कहां पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसकी चर्चा हम कहां किए थे? स्पष्ट तरीके से ध्यान करिएगा। जब हम लोग आर्द्रभूमि पढ़ रहे थे तो आर्द्रभूमि के तहत हमने कहा था कि सबसे पहला जो आर्द्रभूमि था वो यही केवलादेव था। इतना ही नहीं,
हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड था जिसके अंतर्गत अति संवेदनशील आर्द्र भूमि को दर्ज किया जाता है, उसमें केवलादेव भी विद्यमान है। तो यह केवलादेव कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह केवलादेव जो है, यह जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। साथ में यह अतीत का क्या था, यह पक्षी विहार था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, यह राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। यहाँ पर कुछ बातें, जैसे यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं, 375 हैं, इसीलिए केवलादेव जो है एक पक्षी विहार भी है, केवलादेव एक आर्द्र भूमि भी है, केवलादेव एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आप कंफ्यूजन में ना पड़िएगा कि सर तीनों तीन जगह पे हैं, क्या नहीं, लोकेशन एक ही है, बस इसका अलग अलग नजरिए से अलग अलग नाम है। इसी को आर्द्र भूमि भी कहते हैं, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी यही दर्ज है, यही नेशनल पार्क भी है, यही पक्षी विहार भी है। तो सब वही है, क्योंकि अतीत में पक्षी विहार था, वर्तमान में नेशनल पार्क हो गया, और यही हमारा आर्द्र भूमि भी है, यही हमारा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में भी है। तो ये सब बातें हैं इसके विषय में जो हमको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर पक्षियों की प्रजातियां 375 हैं और फूलों की प्रजातियां कितनी हैं, 379 है, ये हमको ध्यान में रखना है। साथ में यहाँ पर मछलियां हैं, सांप हैं, छिपकली है, उभयचर हैं, ये सब भी पाए जाते हैं। यहाँ पर शेर, क्योंकि पूछा गया है कभी अतीत में, शेर यहाँ पर संरक्षित प्रजाति के दायरे में नहीं है, ठीक, क्योंकि ये नेशनल पार्क है, ना कि टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व ये नहीं है। फिर अगला अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और यह उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप यहाँ पर अतीत में जाइए, यहाँ पर हमने आपसे डिस्कस किया था, कहाँ गया, पीछे जाइएगा, यहाँ पर है आपका, ठीक है, और पीछे चलते हैं, कहाँ गया, दिखाई नहीं पड़ रहा लग रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है, आगे देखते हैं, मिल जाए तो ठीक है। सबसे छोटा, अच्छा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा है, दाचीगम है। दाचीगम कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो हेमिस लद्दाख में है और दाचीगम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि हेमिस सबसे बड़ा है और दाचीगम क्या है, सबसे बड़ा नहीं, लेकिन जबकि दोनों का लोकेशन लगभग एक ही है, एक जम्मू कश्मीर में है और एक लद्दाख में है। साथ में यहाँ पर एक मृग पाया जाता है और वो है कस्तूरी मृग। यूं तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियल तथा येलो थ्रोटेड मार्टिन, ये तीनों यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख प्रजातियां हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हांगुल, अर्थात यहाँ को कहते हैं कश्मीरी स्टैग, एक प्रकार का यह हिरण होता है। क्या होता है, हिरण होता है, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सिंपल आप याद रखिएगा, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह आपका जम्मू कश्मीर में है। इसी प्रकार अगर आप कई राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो एक किसी न किसी नदी के क्षेत्र से गुजरते हैं, और इसमें सबसे पहला आता है जो रामगंगा नदी है। यह जिस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है उस राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, उसका नाम है रामगंगा नदी कॉर्बेट। हाँ, यहाँ पर ये है जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो रामगंगा। इसकी चर्चा हम लोग गंगा के तहत अतीत में कर चुके हैं। फिर से आवश्यकता पड़ेगी, फिर से हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा जो है और दिफलू, मोरा दिफलू या मोरा धनसिरी नदियां जो हैं, यह किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं, तो असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा, वहां से गुजरती है। तो काजीरंगा से ये सब नदियां गुजरती हैं। इसी प्रकार कुंदीपुझा नदी है, साइलेंट वैली है, और ये कहाँ से गुजरती है, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है केरला में। कौन सी नदी है यहाँ पर, यहाँ पर दो नदियां हैं, एक का नाम है भरतपुझा, एक का नाम है पुंजपुझा, और यहीं पर है कुंतीपुझा। तो ये सब नदियां आपकी कहाँ से गुजरती हैं, तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से, जहाँ की जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। यही आपका पश्चिमी घाट का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कई नदियों का मिलन स्थल भी है। इसी प्रकार अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है।
यहाँ पर अगर बात करें, गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किसके पुनर्वास की व्यवस्था चल रही है? गैंडे की। जो आपका मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है आसाम में, वहां पर गैंडे का प्रमुख रिजर्व है, लेकिन उसके पुनर्वास की व्यवस्था इस दुधवा नेशनल पार्क में भी की जा रही है। साथ में अगर हम बात करें, वर्ष 1984 में दुधवा नेशनल पार्क में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी और वर्तमान में पुनः द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अर्थात एक बार अतीत में किया गया है और फिर से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक कहाँ है? एक कर्नाटका राज्य में स्थित है। इस प्रकार से कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी चर्चाएं आवश्यक है और उनकी चर्चाएं हम इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर क्रम से आपके साथ कर लेते। बाकी आप डिटेल में पढ़िएगा, हम आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल दे देंगे, आप पूरा डिटेल में पढ़िएगा। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम में वही आएगा जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहेगा। अब यहाँ पर जैसे पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान डायरेक्ट पूछा जाता, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। सरिस्का एवं रणथंभौर कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। इसी प्रकार अगर हम बात करें सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? यह भी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और अतीत में इसका जो नाम था, ये था सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर के जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको पूरी तरीके से याद कर लेना है। कारण जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ एक तो नया यूनियन टेरिटरी बना है और यहाँ पर लगातार किसी ना किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न वाजिब तरीके से पूछे जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और छत्तीसगढ़ राज्य के भी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और इसे 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है, अर्थात यह एक टाइगर रिजर्व भी है। और इसका एरिया भी देख सकते हैं, 1258 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के किस जिले में है? शहडोल जिले में है। कहाँ पर है? शहडोल जिले में है। हम लोग जब अमरकंटक चोटी की बात करते हैं तो अमरकंटक चोटी से 3 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है सोन, एक का नाम है नर्मदा और एक का नाम है महानदी। तो जो शहडोल जिला है मध्य प्रदेश का, यहां से सोन नदी निकलती है जो गंगा में जाके मिलती है। जो अनूपपुर है वहां से नर्मदा नदी निकलती है, और जो धमतरी जिला है वहां से, छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला, वहां से महानदी निकलती है। तो आपको शहडोल को थोड़ा याद रखना है। यहीं पर आपको मिलता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसी प्रकार यहाँ पर मुख्य रूप से जो पाए जाने वाला प्राणी है वो है सफेद बाघ, व्हाइट टाइगर। कहाँ पाया जाता है? तो इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के, यह 3 जिलों में फैला हुआ है। और वही राजाजी मतलब जिम कॉर्बेट वही है, कोई और नहीं है। तो यहां पर राजाजी सेंचुरी है, मोतीचूर है और किला सेंचुरी, इन सबको मिला करके ही क्या बना है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसी प्रकार अगर हम आगे डिस्कस करें तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। जो हिमालय नाम है या हिमाचल प्रदेश के आधार पर ही हिमालय नाम रखा गया है। मुख्य हिमालय का अगर विस्तार देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में जाता है। इसीलिए जो यहाँ पर महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान की बात होती है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। हम इसकी भी चर्चा एक प्रकार से हिमालय के टॉपिक में डिस्कस किए हैं और बाकी चर्चाएं हम लोग यहाँ पर करेंगे ही। साथ में अगर हम बात करें वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये आपको ध्यान रखना है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। याद कर लेना है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहां पर है? भोपाल जिले में फैला हुआ है। कारो पहाड़िया में स्थित जो है यहां पर नौकरे है। नौकरे एक हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। टोटल अगर देखा जाए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है।
और इसमें से एक हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इस मेघालय राज्य में स्थित जो हमारी शिलांग रेंज है, जिसमें गारो खासी जयंतियां मिलती है, वहीं पर नौकरी चोटी जो हमारी है वही हमारा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। साथ में उसकी और भी विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिस्कस करेंगे। तो साथ में अगर हम बात करें नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉट स्पॉट में सबसे बड़ा कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र है। हॉट स्पॉट हमारा हम लोग डिस्कस किए थे। एक हॉट स्पॉट हमारा हिमालयी, एक है जिसमें इंडो बर्मा का सेक्शन आता है, अर्थात उसमें यह नामदफा भी राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। फिर आगे हम बात करें बुक्सा बांध परियोजना, यह दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे वर्ष 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया, बुक्सा बांध। साथ में कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। कौन है? नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जो मैसूर से मात्र 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं, यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह कई बार पूछा गया प्रश्न कि किस नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, जो कहां पर है? कर्नाटका में स्थित है। फिर आगे हम डिस्कस करें तो यहां पर जो बेतला है अर्थात पलामू राष्ट्रीय पार्क की स्थापना बिहार में है। जैसा आप समझ रहे हैं नाम से, पलामू, बेतला, बेतला से तो नहीं लेकिन पलामू से समझ जाएंगे, बिहार में स्थित यह राष्ट्रीय पार्क है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, अर्थात यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये गुजरात में है, जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एशियाई लायन है, भारत में जो गिर वन के लायन है वो यहीं पाए जाते हैं। तो गिर वन कहां है? यह गुजरात में है नेशनल पार्क, और यहां पर एशियाई लायन पाए जाते हैं। साथ में यहां पर अगर हम बात करें आगे, भितरकणिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा में है और यहां पर लवण जल के मगर पाए जाते हैं। लवण जल के मगर किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं जो मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, यहां पर महान भारतीय सारंग अर्थात जिसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और जो साल्टीय मगर हैं ये कहां पाए जाते हैं? भितरकणिका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो हुलूक गिबन है यह पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषतः असम में पाए जाते हैं। तो कभी काल पूछा जाता है हुलूक गिबन कहां पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ में सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है और भुवनेश्वर से मात्र 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहां पर जो जिला है उस जिले का नाम है मयूरभंज जिला। क्या नाम है? मयूरभंज जिला। इसकी भी चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं भारतीय जो मिनरल्स हैं उसके अंतर्गत कर चुके हैं। तो खैर इन सब तथ्यों को हमको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ यहां पर अगर हम और चर्चा करें तो यहां पर नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं? नीलगिरी की ताहर कहते हैं। तो नीलगिरी की जो बकरियां हैं जिसको नीलगिरी ताहर कहते हैं, एक कहां पर है? किस राष्ट्रीय उद्यान में? उसका राष्ट्रीय उद्यान का नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क। क्या है? इराविकुलम नेशनल पार्क। और यहां पर पाई जाती हैं दुर्लभ पर्वतीय बकरियां जिसे क्या कहते हैं? नीलगिरी ताहर कहते हैं। साथ में यहां पर कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका उनके राज्य के साथ कुछ यहां पर पॉइंट दिया गया है और इसी में आता है एक प्रकार से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी विद्यमान है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है मुल्ला पेरियार। अब यहां पर देखो थोड़ा सा ये अलग पॉइंट हो जाएगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो पेरियार और पंबा दो नदियां हैं और ये नदियां कहां पर हैं इसकी चर्चा हम लोग किए हैं। तो ये केरला में है। कहां पर है? केरला में है और यहीं पर पाया जाता है क्या? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और मुल्ला पेरियार बांध भी यहीं पर स्थित है। तो यहां पर मणिपुर में जो है
मणिपुर में एक झील है जिस झील का नाम है लोकटक झील, और लोकटक झील के मध्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो हिरण है उस हिरण का नाम है संघाई हिरण, अर्थात उसी को डांसिंग हिरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांसिंग हिरण। तो यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर? मणिपुर में। और यहाँ पर विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। आपसे पूछा जा सकता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। और किस झील के मध्य में है? तो इस झील का नाम है लोकटक झील। लोकटक झील में यह स्थित है। और कोई भी इस प्रकार से तैरता हुआ जो क्षेत्र होता है उसका नाम होता है फुमडीज। क्या नाम होता है? स्थानीय नाम इसका होता है फुमडीज। जल में इस प्रकार से तैरने वाली जो स्थलाकृति होती है उसको कहते हैं फुमडीज। क्या कहते हैं? फुमडीज। और यहाँ पर जो जानवर है या जो हिरण है जो यहाँ पर संरक्षित है इसका नाम है संघाई हिरण, और इसी को कहते हैं नाचता हुआ हिरण। इसी के लिए या इसी को संरक्षित करने के लिए इस केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं, और उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क या हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल, ये देखिए रिपीट हो गया फिर से, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर हम बात करें सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पूर्व नाम था सुल्तानपुर पक्षी विहार, अर्थात पक्षी अभ्यारण्य था। और ये कहाँ पर है? हरियाणा गुड़गांव जिले में स्थित है। अब सुल्तानपुर से बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का है, तो यह उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। साथ में हम बात करें भूटान में, अगर हम देखें, क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है इनका अगर आप परसेंटेज देखें तो पूरे राष्ट्र की जो सीमा है या पूरे राष्ट्र की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसकी तुलना में कितना है? 33.65% पर केवल राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है। भारत में जितना वन नहीं है, भारत में टोटल वन कितने हैं? मात्र 24% के आसपास हैं सब मिला के उसमें, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क जो हैं ये 33.65% है। इसी प्रकार दिल्ली का जो चिड़ियाघर है जिसको हम कह सकते हैं यह XC2 के अंतर्गत आता है, इन C2 के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत आता है? XC2 के अंतर्गत आता है। और इसी को हम लोग राष्ट्रीय जैविक उद्यान का भी नाम देते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्य जिसको आप समझिएगा, इसी को हम लोग नेशनल जियोलॉजिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के जिले में एक है जिसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन यह चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि सर्दियों में जो साइबेरियन क्रेन है, जो साइबेरिया से उत्तर की तरफ, साइबेरिया उत्तर में है, जब सर्दी आती है तो वहाँ पे ठंडक बहुत बढ़ जाती है, तो वे लोग अपने प्रवास को शिफ्ट करते हैं भारत की तरफ, अर्थात भारत में आते हैं और खास करके इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक होता है साइबेरिया की तुलना में। तो यहाँ पर लोग पलायन करके आते हैं, तो ये इसके विषय में ध्यान रखना है। साथ में कुछ जो 106 हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसमें से 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको मरीन नेशनल पार्क कहा जाता है, अर्थात यह जलीय नेशनल पार्क है। तो 106 टोटल नेशनल पार्क है, उसी में से 6 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो मरीन है। कैसे हैं? मरीन है। और इसमें जो है मरीन नेशनल पार्क में एक है बांदूर नेशनल पार्क जो अंडमान निकोबार में है, अर्थात जल राशि है। इसी प्रकार मालवन है, महाराष्ट्र में है, ये भी एक नेशनल पार्क है, लेकिन कैसा है? मरीन नेशनल पार्क है। इसी प्रकार रानी झांसी भी एक नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। और मन्नार की खाड़ी भी एक राष्ट्रीय उद्यान है, कहां पर है? तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी आप देखिएगा नीचे मिलती है। साथ में गहिरमाथा उड़ीसा में एक झील है और यह भी राष्ट्रीय उद्यान के दायरे में समाहित है। इसी के साथ मरीन एक नेशनल पार्क स्वयं है, जो ये नाम है मरीन, यह मरीन नाम इसी मरीन नेशनल पार्क के नाम पर रखा गया है, जो कहां पर है? गुजरात में है। तो मरीन नेशनल पार्क स्वयं गुजरात में है और इसी के आधार पर अन्य जितने नेशनल पार्क जलीय हैं उनको सबको मरीन नेशनल पार्क ही कहा जाता है। तो टोटल कितने हैं? 6 हैं, जिसमें से 2 हमारे नेशनल पार्क कहां पर हैं? अंडमान निकोबार में। एक का नाम बांदूर है और एक का नाम रानी झांसी।
तो ये 2 नेशनल पार्क हमारे अंडमान निकोबार में, शेष नेशनल पार्क यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतनी जो चर्चाएं थी, यह चर्चाएं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उद्यान के सापेक्ष हमने आपके साथ प्रस्तुत किया है। शेष इसमें यदि किसी प्रकार का अमेंडमेंट होता है या कोई समकालीन घटना ऐसी होती है जो बहुत चर्चा में है किसी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में, तो उसका भी हम लोग डिस्कशन एग्जाम के दौरान करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।